नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मुद्रा के कार्यों का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को मुख्य कार्य, द्वितीयक कार्य और आकस्मिक कार्यों में वर्गीकृत किया है। और इसी के साथ पॉल इंजिंग ने मुद्रा के कार्यों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, मुद्रा के स्थैतिक कार्य और मुद्रा के प्रावेगिक कार्य। इन सभी कार्यों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ अन्य कार्य, जो मुद्रा के अन्य कार्य हैं, उनका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर किनले द्वारा मुद्रा के कार्यों के किए गए वर्गीकरण के बारे में। इन्होंने 3 कार्य बताए हैं, मुख्य कार्य, द्वितीयक कार्य और आकस्मिक कार्य। मुख्य कार्य के अंतर्गत इन्होंने 2 कार्यों को रखा है, विनिमय कार्य और मूल्य का मापक। द्वितीयक कार्य के अंतर्गत इन्होंने मूल्य का संचय, स्थगित या विलंबित भुगतान का मानदंड और मूल्य का हस्तांतरण, इन कार्यों को द्वितीयक कार्य के अंतर्गत इन्होंने रखा है। आकस्मिक कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार, पूंजी या धन को सामान्य रूप प्रदान करना, और चौथा कार्य इन्होंने इसके अंतर्गत रखा है सीमांत उपयोगिता और सीमांत उत्पादकता में समानता लाना। अब इन कार्यों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुख्य कार्य ऐसे कार्य हैं जिनका संपादन मुद्रा हर देश और काल में करती रही है, इसलिए इन कार्यों को मौलिक या आधारभूत कार्यों की संज्ञा दी जाती है। इस श्रेणी में मुद्रा के 2 कार्यों को रखा जाता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। मुद्रा के माध्यम से ही विनिमय का कार्य संपन्न होता है। यह मुद्रा का केंद्रीय कार्य है। इस कार्य के संपादन में मुद्रा की सामान्य स्वीकृति का गुण महत्वपूर्ण है, अर्थात लोग इसको बेझिझक स्वीकार करते हैं, इसलिए ये विनिमय के कार्यों को सुगमतापूर्वक संपन्न कर लेती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव में विनिमय का कार्य कठिन हो जाता था। मुद्रा ने इस कठिनाई और असुविधा को समाप्त कर दिया है। यानी कि पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी तो हमें ढूंढना पड़ता था, यानी कि एक पक्ष को दूसरा ऐसा पक्ष ढूंढना पड़ता था जो उसकी इच्छाओं के अनुरूप, यानी कि जो वो वस्तु देना चाह रहा है उस वस्तु को लेकर के उसे वो वस्तु दे दे जो वो खुद चाह रहा था लेनी। ठीक है, तो ऐसा संयोग ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता था, तो ये बहुत ही कठिन कार्य होता था। मुद्रा ने इस कठिनाई और असुविधा को दूर कर दिया है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति अपनी चीज़ को बेच करके पैसे में उसको कन्वर्ट कर सकता है और फिर उस पैसे से अपनी मनचाही चीज़ वो ले सकता है। तो यहाँ पर दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती है। मुद्रा का दूसरा मुख्य कार्य है मूल्य का मापक। आज मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का सामान्य मापक का कार्य करती है। मुद्रा का यह दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा के द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य की माप की जा सकती है। यह एक सामान्य मापदंड है जिसके द्वारा मूल्य को आंका जाता है। यानी कि जब आप विनिमय करते हैं तो इसके साथ ही साथ वस्तुओं के मूल्य भी आप तय करते हैं, यानी कि भाव मोल करके। अब बात करते हैं द्वितीयक या सहायक कार्यों की जो मुद्रा संपन्न करती है। इनमें है मूल्य का संचय करना। मुद्रा मूल्य संचय का कार्य करती है। मुद्रा के रूप में बड़ी मात्रा में धन संपत्ति का संग्रह किया जा सकता है। वस्तुओं के रूप में यह कार्य अत्यंत कठिन था। मुद्रा के रूप में आसानी से और सुरक्षापूर्वक मूल्य या धन का संचय किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में धन एक वर्ष से दूसरे वर्ष में आसानी से संचित किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा वर्तमान से भविष्य के बीच पुल का कार्य करती है। मुद्रा एक ऐसी युक्ति है जो वर्तमान को भविष्य से जोड़ती है। दूसरा सहायक कार्य है विलंबित भुगतान का मानदंड या मानक। आज मुद्रा ऋण के भुगतान के मानदंड का कार्य करती है। मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास संपन्न हो सका है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऋण की राशि का भविष्य में कैसे और कितना भुगतान किया जाए, इसका निर्धारण कठिन था। पहले ये तय नहीं हो पाता था, बड़ा मुश्किल होता था कि भविष्य में कैसे ऋण की राशि का भुगतान किया जाएगा और कितना भुगतान किया जाना है बाद में। लेकिन आज मुद्रा
विलंबित भुगतान के मानक के रूप में सफलतापूर्वक कार्य करती है। इसके क्या कारण है कि ये सफलतापूर्वक विलंबित भुगतानों के मानक के रूप में कार्य करती है? पहला, कि अन्य किसी वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है। दूसरा कारण है कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है, यानी कि सभी जो लोग हैं वो इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। और तीसरा कारण है अन्य वस्तुओं की तुलना में यह अधिक टिकाऊ है, जल्दी से खराब नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। तीसरा द्वितीयक कार्य है मूल्य का हस्तांतरण। आज मुद्रा जो है वो मूल्य के हस्तांतरण का एक सुगम माध्यम है। आसानी से मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा के द्वारा हो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच मूल्य या धन का हस्तांतरण आसानी से किया जा सकता है। किसी वस्तु, सामान, चल या अचल संपत्ति को बेचकर उसके द्वारा यानी कि व्यक्ति के द्वारा कहीं दूसरे स्थान पर उस तरह की वस्तु या संपत्ति आसानी से खरीदी जा सकती है। मुद्रा के प्रयोग से इसमें गतिशीलता आई है। इस प्रकार वर्तमान समय में मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का सर्वोत्तम साधन बन गई है। तीसरा प्रकार था आकस्मिक कार्यों का। इनमें पहला है राष्ट्रीय आय के वितरण में सहायक। उत्पादन की क्रिया विभिन्न साधनों के सम्मिलित प्रयास एवं सहयोग द्वारा संपन्न होती है। इनके सहयोग से राष्ट्रीय आय का उत्पादन होता है। पूंजी, श्रम, भूमि एवं साहसी के बीच इस राष्ट्रीय आय का वितरण उनके पारितोषिक यानी कि उनकी मजदूरी के रूप में या उनके पुरस्कार के रूप में मुद्रा के सहारे किया जाता है। मुद्रा के रूप में ही विभिन्न उत्पादन साधनों का पारिश्रमिक निर्धारित होता है कि किस साधन को कितना जो है पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये भी मुद्रा के माध्यम से ही निर्धारित होता है। और उनका पारिश्रमिक जो है वो देना भी जो है आसान जो हुआ है या संभव जो हो पाया है वो मुद्रा के माध्यम से ही हो पाया है। इस प्रकार मुद्रा सामाजिक आय या राष्ट्रीय आय के वितरण में सहायक सिद्ध हुई है। दूसरा कार्य है आकस्मिक। सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादकता में समानता लाना। उपभोक्ता अपनी सीमित आय द्वारा अधिकतम संतुष्टि मुद्रा के माध्यम से ही प्राप्त करता है। वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे विभिन्न वस्तुओं पर किए गए अंतिम इकाई के व्यय से समान संतुष्टि प्राप्त हो सके। और ये सब जो भी वो कैलकुलेशन करता है या जो भी वो इस तरह के निर्णय करता है या व्यवहार करता है तो वो मुद्रा के माध्यम से ही करता है, यानी कि मुद्रा की वजह से ही वो ऐसा कर पाता है। उत्पादक का उद्देश्य, ये तो थी उपभोक्ता की बात। उत्पादक की बात करें तो उत्पादक का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। उत्पादक उत्पादन के लिए साधनों को उसी सीमा तक उत्पादन में लगाता है जहां साधन की सीमांत उत्पादकता तथा उनका पारिश्रमिक समान होता है। मुद्रा के माध्यम से ये कार्य भी संपन्न होता है, यानी कि मुद्रा की वजह से ही वो सीमांत उत्पादकता और उनके पारिश्रमिक के बीच समानता की गणना कर पाता है और अपने लाभ को अधिकतम कर पाता है। तीसरा आकस्मिक कार्य है मुद्रा का साख का आधार। आज उधार या साख पर आधारित कार्यों में वृद्धि हुई है। व्यावसायिक बैंक जो उधार या साख का निर्माण करते हैं वह प्राथमिक जमा पर आधारित होता है, और जो प्राथमिक जमा होती है वो मुद्रा के रूप में ही होती है। बैंक एक निश्चित अनुपात में नकद कोष के माध्यम से बड़े पैमाने पर ऋण के भुगतान और उधार के कार्यों को प्रोत्साहित करता है। तो वर्तमान समय में जो ये वाणिज्यिक बैंक का जो कार्य है या ये कह लीजिए कि वाणिज्यिक बैंक का जो व्यवसाय है वो मुद्रा की वजह से ही अस्तित्व में आया है। चौथा आकस्मिक कार्य है पूंजी या धन को सामान्य रूप प्रदान करना। मुद्रा ने धन एवं पूंजी को सामान्य रूप प्रदान किया है। मुद्रा सबसे तरल साधन मानी जाती है। इसे जिस रूप में चाहे बदला जा सकता है। वस्तु खरीदने के लिए, बचत करने के लिए एवं पूंजी के विनियोग के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा के कारण पूंजी में तरलता और गतिशीलता आई है। मुद्रा ने पूंजी को सामान्य रूप प्रदान कर बचत एवं विनियोग के कार्यों को सुगम बना दिया है, आसान बना दिया है। अब बात करते हैं प्रोफेसर पॉल इंजिंग द्वारा मुद्रा के कार्यों के वर्गीकरण के बारे में।
इन्होंने दो भागों में मुद्रा के कार्यों को बांटा है, स्थैतिक कार्य और प्रावैगिक कार्य। पहले बात करते हैं स्थैतिक कार्य की। स्थैतिक कार्य वे कार्य होते हैं जो अर्थव्यवस्था का संचालन तो करते हैं किंतु उसमें गति उत्पन्न नहीं करते। स्थैतिक कार्यों में सम्मिलित कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य मापक, मूल्य संचय, मूल्य का हस्तांतरण, स्थगित भुगतान आदि। मुद्रा के ये सभी कार्य स्थैतिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इन कार्यों का स्वरूप सभी अर्थव्यवस्थाओं में एक जैसा बना रहता है और इनसे अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से कोई गति उत्पन्न नहीं होती, यानी कि अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते गति के मामले में। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास कार्य में कोई सहयोग इनका नहीं होता। एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से ये अर्थव्यवस्था को गति देने का काम नहीं करते ये वाले कार्य। ठीक है, जो स्थैतिक कार्य होते हैं। जबकि प्रावैगिक कार्य जो होते हैं वो ऐसे कार्य होते हैं जिनसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सक्रिय रूप से प्रभावित होती हैं। मुद्रा के प्रावैगिक अथवा गत्यात्मक कार्य अर्थव्यवस्था में आय स्तर, ब्याज दरों, उत्पादन की मात्रा, धन और आय के वितरण, रोजगार स्तर, कीमत स्तर आदि को प्रभावित करते हैं। इसमें हम कार्यों को ले सकते हैं जैसे कि सरकार का बजट। ठीक है, तो वो सरकार का जो बजट बनता है खास करके घाटे का बजट, तो वो बनाना मुद्रा की वजह से ही संभव हो पाया है कि सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करने में सफल हो पाती है, सक्षम हो पाती है। तो मुद्रा की वजह से ही हो पाता है और इससे वो अर्थव्यवस्था को सक्रिय रूप से प्रभावित करती है। तो ये कार्य जो है आप प्रावैगिक कार्य के अंतर्गत मान सकते हैं। दूसरा है करों का लगाना और जो भुगतान हस्तांतरण होते हैं, यानी कि अंतरण जो होते हैं सरकार की ओर से गरीबों की ओर, तो ये भी मुद्रा के कारण ही हो पाते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य कार्य हैं जो प्रावैगिक या गत्यात्मक कार्य कहे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा के अन्य कार्य। शोधन क्षमता की गारंटी, यानी कि मुद्रा जो है वो शोधन क्षमता की गारंटी है, ये गारंटी का काम करती है। कोई व्यक्ति या फर्म मुद्रा द्वारा ही ऋण भुगतान की स्थिति में होता है या शोधन क्षमता प्राप्त करता है। शोधन क्षमता बनाए रखने के लिए फर्म को अपने पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा रखना आवश्यक है, अतः मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी का काम करती है। आप ये मान लीजिए कि भाई अगर कोई बैंक किसी फर्म को या व्यक्ति को ऋण देता है तो पहले ये देखता है कि इस व्यक्ति की आय कितनी है, यानी कि मुद्रा इसके पास कितनी है। उस मुद्रा की उपस्थिति से अनुमान लगाता है बैंक कि हाँ इस व्यक्ति या फर्म में शोधन क्षमता है और किस हद तक है, उसी हद तक वो उस मतलब शोधन क्षमता के आधार पर ही उसको ऋण आवंटित करता है। दूसरा अन्य कार्य है मुद्रा तरल संपत्ति के रूप में, यानी कि तरल संपत्ति के रूप में भी मुद्रा कार्य करती है। मुद्रा सबसे तरल साधन है, इसे जिस रूप में चाहे प्रयोग में लाया जा सकता है। संपत्ति के दूसरे रूपों या साधनों में यह तरलता नहीं होती। मुद्रा में तरलता का गुण विद्यमान है जिसके कारण इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। तो ये था। तीसरा अन्य कार्य है निर्णय को लागू करने का साधन या निर्णय का वाहक। व्यक्ति के द्वारा संचित मुद्रा का भविष्य में अपनी इच्छा एवं निर्णय के अनुसार अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस तरह मुद्रा व्यक्ति के निर्णय के वाहक का कार्य करती है। प्रोफेसर ग्राहम ने इस कार्य पर काफ़ी बल दिया है। अन्य कार्यों में चौथा कार्य है पूंजी की तरलता और गतिशीलता में सहायक। आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन अथवा पूंजी को मुद्रा के रूप में रखा जाता है। इससे पूंजी की तरलता और गतिशीलता में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में पूंजी के रूप में मुद्रा का लाभदायक उपयोग संभव होता है। इसी कार्य की बात जो है प्रोफेसर किनले ने भी की थी, थोड़ी अलग शब्दों में। कोई भी व्यक्ति मकान, जमीन अथवा अचल संपत्ति के रूप में भुगतान अस्वीकार कर सकता है किंतु मुद्रा के रूप में नहीं, यानी कि अगर उसको मुद्रा में भुगतान किया जाएगा तो वो उसको मना नहीं करेगा। इस प्रकार मुद्रा जो है वो पूंजी या संपत्ति को तरल बनाकर इसमें गतिशीलता लाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।